आप चाहोगे कि वही बातें करो, 5 मिनट या 15 मिनट वही बातें करो जो उनको पसंद आए। The child is not able to relate to you. आप स्मोकिंग के बारे में बात करो, स्मोक ही नहीं कर रहा, तो how would that child relate to you? हमारा बच्चा सीए बनेगा, हमारा बच्चा सिंगर बनेगा, हमारा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि आपने बताई, विदाउट एफर्टलेस हम उस बच्चे को वो बना सकेंगे। वही बच्चा जिसको आप बोल रहे हो कि कैसे पढ़े, स्ट्रेस है, पढ़ नहीं पाता है, उस बच्चे को मूवी में बिठा दो, वीडियो गेम खिला दो, कंसंट्रेशन तो वीडियो गेम में भी चाहिए। 2 ब्रेन होते हैं, 10 इसमें पार्ट्स बने हुए होते हैं। क्या है ये 2 ब्रेन? अपने ब्रेन को, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो अंगूठा बाहर निकाला आपने, वो आपका राइट ब्रेन का इंस्ट्रक्शन है, और जो आपने छोटी उंगली खोली है अपने राइट हैंड की, वो आपके लेफ्ट ब्रेन का इंस्ट्रक्शन है। मतलब चलो ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो समझ के पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि 60-70% बच्चे तो रट्टा ही लगाते होंगे। घर में 24 घंटे कौन है? दादा दादी, नाना नानी या मेड? तो उनका इमोशनल कनेक्ट जो बैठा वो तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या मेड के साथ बैठा। तो जब आप नहीं थे उसकी उंगली पकड़ने के लिए, जब उसे चाहिए थी, तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरी उंगली पकड़े? सर, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन एक्सरसाइजेस करके या जो और भी सिस्टम्स जो हैं, तो अप्रॉक्स किसी को सीखने में कितना टाइम लग जाता है सब? तो 4 महीने पहले कहाँ गए, किसके साथ सेलिब्रेट किया, क्या खाया, क्या पहना, सब याद होगा। कैसे याद है? क्योंकि वो दिन इमोशनल डे था आपकी लाइफ में। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक ये वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हेड एंड आर्ट के फाउंडर गुरुनंदन सिंह जी से, जो कि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, शार्क टैंक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और टेडेक्स टॉक स्पीकर भी हैं। तो आइए मिलते हैं गुरुनंदन सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार शिवानी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप पेरेंटिंग पे भी बात करते हैं, आप ब्रेन पे भी बात करते हैं, तो जो आजकल की अभी जो चल रहा है माहौल, वो 10th और 12th के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, और प्री बोर्ड्स में बच्चों को तो स्ट्रेस होता है, जो होता ही है, लेकिन पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एज अ पेरेंट मैं इससे निकल चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, अभी एक ग्रेजुएशन में और एक 11th में। तो वो 10th वाला स्ट्रेस दोनों बच्चों का, और एक बच्चे का 12th का बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस, वो बच्चे और मैं भी निकल रही हूँ, दैट्स वाई सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है। तो बट अच्छी बात ये है, मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम अपने आप को, मैं और मेरी बेटर हाफ राजेंद्र, जो कि को फाउंडर भी है ऑर्गेनाइजेशन की, और वो तो बैकबोन है, मैं तो फेस हूँ, वो बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की। हम दोनों को एज अ पेरेंट कभी भी बच्चों के पढ़ाई को लेके, और ख़ास करके एग्ज़ाम्स को लेके, और ज़्यादा खास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके कभी स्ट्रेस या टेंशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और जिसमें मैं खुद पहले बिलीव करता हूँ, फिर बाकी पेरेंट्स को, बाकी बच्चों को हेल्प करता हूँ। वह है स्ट्रेस फ्री एंड रट्टा फ्री पढ़ाई। ना पढ़ाई में रट्टा मारने की ज़रूरत है, ना टेंशन और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। कैसे हो सकती है सर स्ट्रेस फ्री पढ़ाई? कैसे हो सकती है और रट्टे के बिना? मतलब चलो ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो समझ के पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि 60-70% बच्चे तो रट्टा ही लगाते होंगे। 60-70 नहीं, ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम स्कूल्स के साथ प्रोग्राम्स भी करते हैं, हमने एक एजुकेशन बोर्ड के लिए करिकुलम भी लिखा है। मज़े की बात बताता हूँ आपको, देखिए, हम 10th हो, 12th हो या 8th हो, 7th हो, कोई भी बच्चा पढ़ाई जो कर रहा है, किसी भी क्लास में है, अल्टीमेटली हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, एक बढ़िया अच्छी परफॉर्मेंस पढ़ाई में, है ना? जो बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस, वे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करें। आज हम इंडियन क्रिकेट टीम, चाहे अब तो विमेन इंडियन क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया है, राइट? और आज हम क्रिकेट टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? परफॉर्मेंस। भाई जीत के आए, कब जीत के आए, है ना? तो आपको एक सच्चाई बता देता हूँ आज, ठीक है? जिस दिन से हम इस धरती पे आए हैं, जिस दिन से कोई भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है, और जिस दिन तक इस धरती पे हैं, हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और देते रहेंगे। मैं भी मानती हूँ। ठीक है, हमारे जीवन में बच्चे आए, हम भी पैदा हुए थे अपने माँ बाप के लिए, और हमारे जीवन में बच्चे आए। ठीक है, बच्चा पैदा होता ही स्माइल एक परफॉर्मेंस है। ठीक है,
राइट। उसके बाद बच्चा माँ पा माता बोलता पिता है को बच्चा पहली बार, हाँ। संबोधन करता है माता पिता को, वो भी एक परफॉर्मेंस है। कितने खुश होते हैं माता पिता कि आज बच्चे ने मेरे को माँ बोल दिया, आज बच्चे ने पापा बोल दिया, नहीं डैडी बोल दिया। नए वर्ड जब बच्चा सीखता है वो क्या है, परफॉर्मेंस। क्रॉल करता है, ठीक है, परफॉर्म। हमारे तो इवन गर्दन भी सीधी कर लेता तो हम कितने खुश होते हैं, है ना। तो हम वो बच्चा क्या वर्क कर रहा है हमारे लिए, वो छोटे छोटे स्टेप्स, अगर आप गो बैक टू योर मदरहुड, ठीक है, वो सब परफॉर्मेंस है, ठीक है। क्रॉल करना, चलना, बच्चे का साइकिल सीखना, लाइफ में हर एक्शन, हर जो हम काम करते हैं वो एक परफॉर्मेंस है। आपने जब पहली बार रोटी बनाई होगी गोल एकदम, परफॉर्मेंस, भाई गोल रोटी भी तो परफॉर्मेंस है। अब जब हम इतना परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अगर वही चीज़ पढ़ाई में जब आते हैं एग्जाम के, तो वहाँ भी तो परफॉर्मेंस है, तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना। दिस इज ओनली अ माइंडसेट इशू। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैंने अपने जीवन में होते हुए देखे हैं। मैंने काउंसलिंग की है पेरेंट्स की, बच्चों की। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने नाइन्थ में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, 10th में हिल गए, या 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, 11th में तो अक्सर बच्चे हिलते हैं क्योंकि उसके बाद स्ट्रेस फ्री होते हैं, बोर्ड एग्जाम हो गया। तो ये एक हवा सिस्टम में बना हुआ है, एक ऐसा कैमाफ्लॉज्ड है कि पता नहीं बोर्ड एग्जाम है तो क्या हो गया। एग्जाम तो एग्जाम है, चाहे वो एक स्कूल लिख रहा है चाहे एक बोर्ड का एग्जामिनर लिख रहा है, सब्जेक्ट तो वही है। मेरी अभी पीछे किसी आईएएस ऑफिसर से बात हो रही थी, उनके बच्चों ने हमारे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, तो उन्होंने बोला मैं तो जीवन में इवन आईएएस की पढ़ाई के लिए और जीवन में केवल एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है। और एनसीईआरटी की किताब अगर आप देखेंगे ना, सबसे सरल भाषा में होती है और इतनी पतली सी होती है। पर सर जमाना बदल नहीं चुका। ओके, मैंने भी ये चीज़ उनसे पूछी और सबसे मज़ेदार ये बात पता चली कि एनसीईआरटी की बुक्स का सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत रिसर्च के बाद लिखी जाती हैं, ठीक है। ओनली रेलेवेंट चीज़ें लिखी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और वो नॉलेज देने के लिए लिखी जाती हैं, राइट। और उससे एक सरल भाषा में बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब उसका आर्टिकुलेशन करना, उसको अपने शब्दों में लिखना, आपकी कितनी सोच है, उस पे मैं भी आऊँगा आगे आने वाले हमारे डिस्कशन में, वो सब बढ़ाई जा सकती है। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं, एनएलपी आजकल बहुत फेमस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पर प्रैक्टिकल एनएलपी कैसे करें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी, और आई विल शेयर दोज थॉट्स विद यू। तो हम परफॉर्मेंस पे वापस आते हैं। जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको एक हवा ना बना के, उसको एक माइंडसेट है। अगर उसको हम पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ, हवा कहाँ से बनता है बच्चे के लिए, इन्वायरमेंट से, ठीक है। स्कूल में टीचर, बोर्ड एग्जाम, बच्चों में आपस में कंपटीशन, मम्मी पापा का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये सब रिस्पॉन्सिबल है हवा बनाने के लिए। हम यू नो आई ओनली वांट टू टॉक पॉजिटिव, आई बिलीव ओनली इन पॉजिटिव थिंग्स, पर सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। कितने बच्चे इस प्रेशर में अपना बहुमूल्य जीवन खो देते हैं, ये हमें मालूम है, ठीक है, करेक्ट। तो अब तो न्यूज़ में खुल्लम खुल्ला आना शुरू हो गया, पहले न्यूज़ में नहीं आता था, अब मीडिया ने उसे खुल्लम खुल्ला अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बताना ज़रूरी है दुनिया को, ताकि पेरेंट्स ध्यान रखें, ठीक है। तो स्ट्रेस लिए बिना भी अच्छे एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं और नंबर पाए जा सकते हैं। बच्चे का एनवायरनमेंट और माहौल ऐसा बनाओ कि बच्चा खुद पढ़ने को तैयार हो। सर आपने कहा कि इन्वायरमेंट और माहौल ऐसा बनाओ, लेकिन जो वर्किंग पेरेंट्स हैं जो घर पे रहते नहीं हैं, तो वो किस तरीके से फिर बच्चे का माहौल बनाए। चलो आज एक हाउसवाइफ है, वो तो बच्चों का जैसा आप माहौल करोगे वैसा क्रिएट कर देंगी, लेकिन जब वर्किंग पेरेंट्स है तो कैसे होगा। बहुत बढ़िया शिवानी जी, मेरे को याद आ गया, मैंने एक बैंगलोर के स्कूल में काउंसलिंग की थी। 8th क्लास के कोई 40-50 बच्चे थे, उनकी काउंसलिंग की थी। उन 40-50 बच्चों में से 90% पेरेंट्स बहुत वर्किंग थे। बैंगलोर जैसे सिटी में वैसे ही बहुत वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। तो मेरा उनसे क्वेश्चन था, जब भी मैं उनके साथ बैठता था, काउंसलिंग करता था, मैं आप कितना टाइम स्पेंड करते बच्चों के पास। टाइम है ही नहीं, हम सुबह ऑफिस जाते हैं दोनों,
और बच्चे जा चुके होते हैं स्कूल, उसके बाद हम ऑफिस चले जाते हैं और जब तक हम वापस आते हैं या तो बच्चे खाना खा के सोने जा रहे होते हैं या सो चुके होते हैं। सर अगर आप होके आ भी जा रहे हो ना, अगर आप बच्चों को टाइम दे भी रहे हो, तो आप चाहोगे कि आप उनके साथ वो बातें ना करो जो उनको पसंद कम है। आप चाहोगे कि वही बातें करो, 10-5 मिनट या 15 मिनट वही बातें करो जो उनको पसंद आए। बिल्कुल ठीक। पर मोस्टली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, सैटरडे संडे ऑफ है। सैटरडे संडे में कितना समय देते हैं? ठीक है। दूसरी बात ऐसा है, आप जब पेरेंट्स बहुत वर्किंग है तो बच्चे किस पे डिपेंडेंट है? दादा दादी, नाना नानी या मेड के ऊपर। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है न्यूक्लियर फैमिलीज में। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे जो हैं उनको आपकी उंगली की ज़रूरत थी, आपकी उंगली थामने की, आप नहीं थे, आप बिजी थे। और हम ये बोलते हैं हम इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं इन बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। और जब आप बड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनका आपके साथ इमोशनल कनेक्ट तो बैठा नहीं, घर में 24 घंटे कौन है? दादा दादी, नाना नानी या मेड। तो उनका इमोशनल कनेक्ट जो बैठा वो तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या मेड के साथ बैठा। और जब आप रिटायर हो गए, एडल्ट हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वो आपकी उंगली, आप बोल रहे हो कि मेरी उंगली पकड़ बच्चा, वो आपकी उंगली पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो उसको उंगली आदत ही नहीं पड़ी। जब वो उंगली पकड़ी थी जिसकी, वो अब उस दुनिया में रहा नहीं। हम्म। जब जिसकी उंगली पकड़ी थी बचपन में, जिसके साथ वो इमोशनल कनेक्ट बैठा था, वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। तो कैसे आपके साथ आपकी उंगली कैसे पकड़ेगा? तो जब आप नहीं थे उसकी उंगली पकड़ने के लिए, जब उसे चाहिए थी, तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरी उंगली पकड़े? नंबर 1। नंबर 2, आपने पेंटिंग एक पेंटिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप, क्योंकि बड़ा बच्चा मेरा आर्टिस्ट है, तो हम कैनवस लेके आते हैं और जो भी मोड ऑफ पेंट चाहिए, एक्रेलिक चाहिए, कलर चाहिए, वो लेके आते हैं, ब्रश लेके आते हैं। अब आर्टिस्ट ने कैनवस के ऊपर पेंटिंग की, आपने वो पेंटिंग देखी, तो आपको पेंटिंग अच्छी लगी, तो आपने क्या बोला? वाह क्या पेंटिंग बनाई है, मज़ा आ गया, क्या आर्टिस्ट है। और अगर वो पेंटिंग अच्छी नहीं लगी तो आप क्या बोलोगे? पेंट्स खराब थे, कैनवस खराब था, आप क्या बोलोगे? आर्टिस्ट ने दिल से पेंटिंग नहीं बनाई, वो मज़ा नहीं आ रहा जो एक दिल से आता है। तो जब ये बच्चा हमारे जीवन में आया, ये भी तो कैनवस था। अगर सपोज करो आपने बच्चे का नाम रखा सुरेश, ठीक है, तो बच्चे ने बोला था मेरा नाम सुरेश रखो, किसने रखा नाम? पेरेंट्स ने। ठीक है, बच्चा फलाने फलाने स्कूल में जाएगा, बच्चे ने बोला था मेरे को स्कूल में भेजो, हमने बोला नहीं इस स्कूल में डालेंगे हम। बच्चा ये लोकेलिटी में रहेगा, बच्चे ने डिसाइड किया मैं इस नगर में रहूँगा, हमने डिसाइड किया एज अ पेरेंट। तो जब उसको पूरा इन्वायरमेंट, उसके सारे डिसीजन हमने लिए और हमने उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। आज अगर उस बच्चे में कमी है तो वो मार वो बच्चा खाता है, पर कमी बच्चे की है, कैनवस की है या पेंटर की है? पर मुझे लगता है सर मारने वाला ज़माना तो बीत गया शायद। आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? हो सकता है आप हाथ नहीं उठाते होंगे बच्चों पे, तो जैसा हम करते हैं हमें लगता है ज़माना वैसे ही चल रहा है। नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं। हाँ, पेरेंट्स अब स्कूल में टीचर्स को हाथ नहीं लगाने देते, वो एक अलग इश्यू है, ठीक है? पर आज की डेट में घर में बच्चे मार खाते हैं, पर अभी हम उस वाले टॉपिक में नहीं घुस रहे कि क्यों खाते हैं, मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, पर वो मार किसकी गलती का खा रहे हैं, अपने या पेरेंट्स की? आज अगर बच्चे में कोई कमी है, उसका प्राइमरी रीजन कौन है? बच्चा खुद या पेरेंट्स? सारे डिसीजन तो पेरेंट्स ने दिए, सब कुछ तो पेरेंट्स ने किया, पाला पोसा पेरेंट्स ने, बड़ा उसको क्या एनवायरनमेंट पेरेंट्स ने दिया। उस एनवायरनमेंट की वजह से जो भी आज बच्चा है, तो उसमें अच्छा या बुरा किसका है? पेरेंट्स। पेरेंट्स। तो बच्चा क्यों डांट और मार खा रहा है? अगर हम इस एलिमेंट्री बात को समझ लें और एक्सेप्ट कर लें और उस पे काम करें, तो आई एम 100% श्योर बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो आपस में गैप है, रिफ्ट्स हैं, वो खत्म होंगे, स्ट्रेस कम होगा। अब बच्चे को ये समझा, हम खुद ही पेरेंट्स, हाय तेरा बोर्ड का एग्जाम है, अरे बोर्ड का एग्जाम है सीरियसली पढ़ ले, अरे ध्यान से पढ़ ले। अरे उससे बोलो बच्चे एग्जाम है, ठीक है, हार्डली मैटर्स, बोर्ड का है कि स्कूल का है, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम है, पढ़ लो अच्छे से, सीरियसली पढ़ लो एंड डू दिस सीरियसली, राइट?
उसको एक हम ही उसको इस चीज़ को इतना बड़ा पहाड़ जैसा बना देते हैं बच्चे के, तो बच्चे के दिमाग में बैठता है तो माय गॉड ये तो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं ट्राई कर सकती इसको। ठीक है, किसने बड़ा बनाया है बच्चों के लिए? हमने बोल बोल के। तो ये स्ट्रेस पैदा किसने किया? बोलते बच्चे बड़े स्ट्रेस में। अरे बच्चे स्ट्रेस में नहीं है, बच्चों को स्ट्रेस में डाला जा रहा है, और उसको डालने का जो पीछे जो एलिमेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स और पेरेंट्स की है। ठीक है, तो अगर हम उनको एक कंफर्ट देना शुरू कर दें तो आई डोंट थिंक कि ये इतना बड़ा इशू होगा स्ट्रेस का। एग्जाम विल बी अ बिग इशू। तो सर स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, देखिए अच्छी फूड हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे मुझे याद है बचपन में हमारी मदर बहुत ध्यान रखती थी, एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली दही ज़रूर खिलाना है। गट एक्चुअली हमारा ब्रेन को जो रास्ता हमारे गट से जाता है, ठीक है, हमारे स्टमक से जाता है। तो अगर कुछ ऐसा खाना खिलाया जाए बच्चों को जो कि बहुत लाइट है, ईज़िली डाइजेस्टेबल है, प्रोटीन से भरपूर है, तो वो बच्चों के ब्रेन को भी अलर्ट रखेगा और बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और हेल्थ मतलब कोई ऐसे नहीं कि बुखार वगैरह नहीं होगा, पर बच्चे का जनरल अटेंटिवनेस और वो सब अच्छा रहेगा। सेकेंडली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आज मैं जब ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ और लोगों को ब्रीदिंग के बारे में बताता हूँ और समझाता हूँ, तो मैं देखता हूँ 90% लोग ब्रीदिंग ही गलत तरीके से ले रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है ब्रीथ कैसे करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपके व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और सबसे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और लंबी और गहरी सांस लेंगे, और वो जो सांस है वो हम होल्ड रखेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए, और उसको फिर नोज़ के थ्रू लेंगे और नोज़ के थ्रू ही रिलीज़ करेंगे और पूरा अपने लंग्स को खाली करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक लंबी गहरी सांस नोज़ के थ्रू हम अंदर लेंगे, होल्ड, रिलीज। इसका बेस्ट तरीका है 4-4-4। 4 की काउंटिंग में सांस अंदर लें, 4 की काउंटिंग में सांस को रोकें और 4 की काउंटिंग में सांस को छोड़ें। ठीक है, जितना धीमा और गहरा सांस लेंगे और जितना हम सांस छोड़ेंगे अच्छे से, उतना हमारे लंग्स को फ़ायदा होगा। ऑक्सीजन में जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो अच्छे से जाएगा, और वही ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को भी जाता है ब्लड के थ्रू। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आपने जब सांस लिया तो आपका पेट सांस लेते हुए बाहर जा रहा था या अंदर आ रहा था? ध्यान दीजिए। अंदर। ओके, सांस खींचते हुए जब आपने कहा हाँ, कि अंदर लिया सांस, तो सांस पेट अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? अंदर अंदर जा रहा है। तो आप भी प्लीज चेक कीजिए आपका पेट सांस लेते हुए अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। अगर आपका सांस लेते हुए पेट अंदर जा रहा है तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। यस, आप हवा को अपने शरीर में डाल रहे हैं तो पेट बाहर आएगा या अंदर जाएगा? आप गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। नहीं बाहर ही जा रहा है बाहर ही जा रहा है। तो जब आप गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारा जब फूलता है तो हवा अंदर जा रही है तो गुब्बारा फूल रहा है। जब हम हवा छोड़ते हैं तो गुब्बारा सिकुड़ रहा है। तो इसी तरह से जब नहीं ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है सांस लेने की। यस, एंड दिस इज हैपनिंग विद जितने भी मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं। जब मैं सांस की बात करता हूँ तो 90% पीपल आर टेकिंग प्रोसेस कोई सिखाता थोड़ा, ये तो अपने आप ही आता है। अब मुझे आपने कहा कि सांस लो, जब मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस चेस्ट तक ही जा रहा है, पेट तक वो वाला फील ही नहीं आ रहा। इसीलिए लंबी गहरी सांस बोली। तो ये यहीं आके रुक गया। जब मैंने अब छोड़ा तो मेरा पेट बाहर आ गया। हाँ, तो पहली बात तो छोड़ने पे पता चल रहा है पेट बाहर आ गया, तो इसका मतलब वो उल्टा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात इसीलिए बोला कि धीमे और लंबी सांस लीजिए। जब आप सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके यू विल गेट टू द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग।
तो आप ये सोचिए, एक छोटा सा, बिना सांस लिए तो कोई इंसान इस जीवन में जिंदा नहीं रह सकता, एक छोटा सा नेचुरल प्रोसेस कितने दिन में सर ये प्रोसेस अगर ठीक करना चाहे तो हो जाएगा? 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। आप कितना कॉन्शियसली, देखिए सब कॉन्शियस में डालने के लिए पहले कॉन्शियस को प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी वो सब कॉन्शियस में जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं हो डायरेक्टली सब कॉन्शियस में चली जाएगी। हर चीज कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में जाती है, उसका जो प्रोसेस है वो हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम सब कॉन्शियस में चीजें नोइंगली नहीं डाल पाते, अननोइंगली तो सब कॉन्शियस में जाती हैं। ठीक है, तो नोइंगली कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में लेके जाना है। ठीक है, उसके लिए आपको पहले तो कॉन्शियसली ध्यान रखना है, और धीरे धीरे जब ये चीज आपकी एक मसल मेमोरी में कन्वर्ट होगी तो आप सब कॉन्शियसली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत, सबसे पहली बात तो सिंपल बेसिक पहला फंडा दुनिया का, पहला सांस फंडा लेना जीवन का, सांस लेना। ठीक है, वही 90% लोग गलत ले रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक, तो ये सही तरीके से सांस लेने से आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा अपने ब्लड में डाल सकते हैं, जो कि आपके सारे ऑर्गन्स को, सारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही मिलता है, और आपके उनकी फंक्शनिंग और बेटर हो जाएगी, नंबर 1, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। नंबर 2, स्ट्रेस लेने का, स्ट्रेस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। ठीक है, हम बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विदाउट गैजेट्स। हम आज की डेट में बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? बच्चों के हाथ में मोबाइल, हमारे हाथ में भी मोबाइल, और या तो कोई कॉल आ जाएगी, या हम बच्चों से बात करते करते स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, या अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है। मैं रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, आई एम ट्रेनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फूड चेन ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ लोग गेस्ट बैठे होते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के साथ नहीं आते हैं, हर आदमी फैमिली का अपने मोबाइल के साथ आता है, राइट। और मोबाइल पे आप एक बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, फाइन डाइनिंग में बैठे हैं, और आप मोबाइल पे लगे हुए हैं। सर आपके हिसाब से क्वालिटी टाइम क्या है? Okay, so quality time is anything which you can openly discuss with your children, with your spouse, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से आप बात कीजिए। ठीक है, एंड इट शुड बी आइडियली, इट कैन बी एनी टॉपिक, ठीक है, बट आइडियली इट शुड बी not politics, not anything which is negative, because politics is all about negative, right? Or it should be more like good memories. आपसे एक अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके मोबाइल में आप जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आप यू आर पैशनेट अबाउट अच्छी अच्छी जगह जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल में फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं। सब वो लोग, आप भी फोटोग्राफ्स खींचते हैं अपने मोबाइल में। कौन से मोमेंट्स की फोटोग्राफ खींचते हैं? जब झगड़ा चल रहा हो, जब गुस्सा आ रहा हो, या जब हैप्पी मोमेंट्स हों। हैप्पी मोमेंट्स। तो हैप्पी मोमेंट्स की मोबाइल में फ़ोटो क्यों खींचते हैं? क्योंकि आप सेव करके रखना चाहते हैं, उसको बार बार देखना चाहते हैं, उस मोमेंट को दोबारा जीना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं, शेयर दोज मोमेंट्स। अरे वहाँ घूमने गए थे, वहाँ मज़ा आया था, आगे यहाँ चलने की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये हुआ, कोई जोक क्रैक कीजिए, कोई इंटरेस्टिंग इवेंट अपनी फैमिली को बताइए। कुछ आपके ऑफिस में हुआ है, आपकी लाइफ में हुआ है, आपने कुछ अच्छा सीखा है, बच्चों के बारे में सुनिए कि बच्चों कितनी नॉलेज, क्या नॉलेज ले रहे हैं वो। उससे आपके बच्चे, नहीं तो आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है। तो आप कहीं अगर बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, खाना खाने गए हैं, आस्क देम एंड बी अ गुड लिसनर। पेरेंट्स शुड बी अ गुड लिसनर। एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं? ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों को। देख ज्ञान पे क्या, अरे भाई आप ज्ञान बांट रहे हो ना, एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से निकाल के बाहर फेंक रहा है। ठीक है, पर आपको पता ही नहीं उसके जीवन में चल क्या रहा है बच्चे के। जब आप उससे बात करोगे, उसकी बात सुनोगे, पेशेंसली सुनोगे, इंटरेस्ट दिखा के, आंखों में आंखें डाल के, स्माइल दे के सुनोगे, बीच में थोड़ा नॉडिंग करोगे, रिस्पॉन्स दोगे, मोबाइल साइड पे रखोगे, पहली बात वो बच्चा कहेगा मेरे पेरेंट्स मेरे पे ध्यान दे रहे हैं। और वो जब अपनी दिल की बात शेयर करेगा तो आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी उसके जीवन की। फिर आप उनको गाइड करो। आप, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिलेट टू यू। आप स्मोकिंग के बारे में बात करो, स्मोक ही नहीं कर रहा, तो हाउ वुड दैट चाइल्ड रिलेट टू यू? कहते क्या हो गया पापा को, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो उसके जीवन में जो चल रहा है उसको समझो,
उस टॉपिक पे बात करो, रिलेटेड टॉपिक पे। अगर मैं आज आपसे किसी टॉपिक पे बात करूं जिससे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपका कोई उससे लेना देना नहीं है, आप कितना इंटरेस्ट शो करोगे इसमें? 2-4 मिनट। ठीक है। पर अगर मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूं जो आपके जीवन में चल रहा है और आपको उससे आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आधा 1 घंटा, 2 घंटा। सिंपल। देखो, मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। पर मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, राइट? उनको डर होता है। आजकल जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उस पे बच्चों से बात करनी शुरू कर देंगे। अरे बच्चा उस न्यूज़ पेरेंट्स इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है ऐसा भी डरे हुए बोलते हैं। हैं कि तुम ये नहीं देखते, तुम वो नहीं देखते, आजकल क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है, जेन ज़ी जिनको बोला जा रहा है, वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी सब कुछ पता है। वो आपसे ज़्यादा अपडेटेड है, वो मुझसे ज़्यादा अपडेटेड है। मेरे दोनों बच्चे जेंजी हैं, ठीक है? वो हमसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। मेरे भी दोनों बच्चे Gen मैं तो Z बल्कि उनसे पूछता हूँ, अच्छा चलो बताओ आजकल क्या चल रहा है, मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ क्या चल रहा है। फिर वो बताते हैं ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। वाओ, वेरी वेरी गुड, शाबाश, राइट? तो दे फील हैप्पी अबाउट इट कि हमारे फादर हमारी सुनते हैं, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो गैप, जनरेशन गैप ना बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो जनरेशन गैप हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में नहीं था, या हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में नहीं था, पर वो धीरे-धीरे वाइड होता जा रहा है। पर ये तो इतना वाइड हो रहा है कि लग ही नहीं रहा कि कवर हो पाएगा। सर, आपने जो चीज़ें बताई उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू आपका। सही कह रहे हैं आप कि पेरेंट्स को इस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन सर, चाहे पेरेंट्स किसी भी तरीके से चलें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही। उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए? ओके, स्ट्रेस तब तक होगा, आप सही कह रहे हैं, स्ट्रेस तब तक होगा जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि स्ट्रेस को भगाना कैसे है और साइंटिफिक वे में कैसे भगाना है, ठीक है? बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स लॉजिकल भी होते हैं। और दूसरा, किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कैसे बनाना है, इसके पीछे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे, ठीक है? तो स्टोरी है कि सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, अ, आपको पता है पढ़ाई में तो उन्होंने 10th भी नहीं किया, ठीक है? और जब वो उनके क्लास फेलोज़, उनके फ्रेंड्स 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे, वो वक़ार यूनिस को फेस कर रहे थे इंडिया-पाकिस्तान के मैच में, ठीक है? तो जब सचिन तेंदुलकर जी अभी छोटी क्लास में ही थे, तो उनके, ये मैंने एफ़एम रेडियो पे स्टोरी सुनी थी, तो उनके फादर रमेश तेंदुलकर जी, उनको स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया और बोला देखिए आपका बेटा तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, नो डाउट वो बहुत बड़ा प्लेयर बन प्लेयर बन सकता सकता है। है। ये वो छोटे बच्चे के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल ऐसे ही बोलते हैं, पर वी आर रियली सॉरी, इज़ वेरी पुअर इन स्टडीज़ और उसका स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके फादर सुनते रहे, नोडिंग करते रहे, हाँ जी आप ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बोल दी प्रिंसिपल ने कि ही ही हैज़ नो कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। ही डजंट कंसंट्रेट, ही कैनॉट कंसंट्रेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सुनते ही मिस्टर रमेश तेंदुलकर कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैम आपकी सारी बातें ठीक हैं, ठीक है, कि बच्चे का जो दिमाग है वो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी कंसंट्रेशन पावर लैकिंग है। क्यों? उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने जो बच्चा सुबह 8 बजे नेट पे खड़ा होता है, पैड पहन के बैटिंग के लिए, रात को 8 बजे तक कोई बॉलर उसको आउट नहीं कर पाता, आप कैसे बोल सकते हो कि उसकी कंसंट्रेशन पावर नहीं है? और ही लैक्स कंसंट्रेशन, ही डजंट लैक कंसंट्रेशन, ही लैक्स इंटरेस्ट इन द स्टडीज। तो हमारे बच्चों के साथ भी यही है। वही बच्चा जिसको आप बोल रहे हो कि कैसे पढ़े, स्ट्रेस है, पढ़ नहीं पाता है, उस बच्चे को मूवी में बिठा दो, वीडियो गेम खिला दो। वही बच्चा, कंसंट्रेशन तो वीडियो गेम में भी चाहिए, कंसंट्रेशन तो मूवी में भी चाहिए। सब मूवी के डायलॉग्स तक याद हो जाएंगे, वीडियो गेम में महारत हासिल कर लेगा, पर पढ़ाई में वो दिमाग और वो टाइम नहीं लगता, बिकॉज पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है बच्चे को। मैं 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट की नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए साइकोलॉजी की फील्ड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हमें पता है कि हमारे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है? अब ये लर्निंग स्टाइल क्या होता है? हमने तो कभी पता नहीं, ठीक है? ओके।
तो साइंटिफिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, जिसको वैक मॉडल बोला जाता है: विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सुन के, और कुछ लिख के या बॉडी मूवमेंट से, जैसे काइनेस्थेटिक बोला जाता है। तो जो विजुअल लर्नर्स हैं, उनको हर चीज़ में डायग्राम ईज़िली समझ में आता है। उनको पिक्चर, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये चीज़ें ईज़िली याद हो जाती हैं। उनको टेक्स्ट लिखा हुआ प्लेन टेक्स्ट याद नहीं हो पाता। जो बच्चे ऑडिटरी होते हैं, उनको डायग्राम, फ्लो चार्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब तक उनके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, तब तक वो ठीक से उनका ब्रेन अब्ज़ॉर्ब और रिटेन नहीं करता है। मेरे साथ है ये ठीक प्रॉब्लम। है? तो यस, तो ऐसे बच्चों को ज़ोर-ज़ोर के बोल के पढ़ना चाहिए। वो जब खुद पढ़ रहे हैं, तो लाउड रीडिंग करें, सेल्फ लाउड रीडिंग करें। नहीं तो कोई और उनको पढ़ के सुनाए। और कुछ बच्चे मैथ्स या साइंस के टाइम तो बोलते हैं हमें म्यूज़िक सुनना है, या टीवी ऑन करके पढ़ते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं ये क्या है? म्यूज़िक क्यों सुनना है? टीवी क्यों ऑन इनफैक्ट कर? मेरी बेटी कहती है, वो म्यूजिक चला लेती है और हम उसको गुस्सा करते हैं, तू ये पढ़ रही है या आप म्यूजिक सुन रही बहुत है? बड़ी गलती कर रहे हो। आप म्यूज़िक नहीं बंद कर रहे हो। आप नहीं, उस हम बंद तो नहीं करती हाँ। वो, खैर वो कहती है नहीं मेरे से ऐसे ही पढ़ा जाता है। करेक्ट, क्योंकि उसका लर्निंग स्टाइल ही वही ऑडिटरी है वो। अगर म्यूजिक ऑल्टरनेट चाहिए तो बच्चे को बोलो जोर से बोल के पढ़े, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत इंप्रूव्ड मार्क्स आएंगे। स्ट्रेस आपका भी कम होगा, बच्चे का भी कम होगा। कुछ बच्चे हैं जो हाथ से कुछ ना कुछ रबड़ पेंसिल लेके खेलते रहेंगे, उछालते रहेंगे, राइट? आप उनको डांटते रहोगे, क्या रबड़ उछाल रहे हो, क्या पेंसिल उछाल रहे हो? हर 5 मिनट बाद उठ के कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी वॉशरूम जाएंगे, कभी पानी पीने जाएंगे। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे उठते हैं। आपको लगता है इसमें फोकस ही नहीं है। बात फोकस की नहीं है, उसका लर्निंग स्टाइल ही काइनेस्थेटिक है। वो बॉडी मूवमेंट से ही पढ़ सकता है। लेकिन बच्चा इतना ज्यादा बीच में उठेगा तो पढ़ेगा कैसे? आपको ऐसा लग रहा है ना, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ के गार्डन में चल के याद करता था। मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ। जब तक मैं चलूंगा नहीं, मेरे हाथ नहीं चलेंगे, पाँव नहीं चलेंगे, मेरा ब्रेन चीज़ों को समझता ही नहीं है। तो और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजी की किताब में लिखा हुआ है। इसको वैक लर्निंग मॉडल्स बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, VAK। ठीक है? तो हम एज अ पेरेंट्स, हमें ये नॉलेज नहीं है, और हम क्या करते हैं, हम जो स्टाइल से हमें याद होता था बचपन में, हम बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं। पर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। आपका विजुअल था, आपका ऑडिटरी था, जैसे आपने बताया, बेटी का काइनेस्थेटिक हो सकता है। बेटी का भी, अभी आप ऑडिटरी बता रहे हैं कि म्यूजिक सुनती है, तो ऐसा लगता है कि ऑडिटरी है, पर हो सकता है बेटे का विजुअल हो। पर आप उसको बोलोगे नहीं, बोल के पढ़, उसको बोल के समझ ही नहीं आएगा ब्रेन में। वो तो विजुअल है, उसको फ्लो चार्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए। हाँ, उसको तो पिक्चर चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, डायग्राम चाहिए, राइट? तो कौन सा लर्निंग स्टाइल है वो पता होना चाहिए। ठीक है? ब्रेन, देखिए, हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, पर हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट हो गया तो हिट, मिस हो गया तो मेस। तो हम अपने बच्चे की लाइफ में मेस चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो उस मेस को हटाने की पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का ब्रेन किस चीज़ के लिए अच्छा बना है। अब ब्रेन पे कैसे आए, कैसे अच्छा बना है? तो पहले ब्रेन को समझते हैं। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क, जो कि सबसे पावरफुल ऑर्गन है, जो हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे सेंसेस को, इंटरनल ऑर्गन को, एक्सटर्नल लिम्ब को कौन चलाता है? ब्रेन। ऑर्गन सभी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात नहीं मतलब कर रहा आज हूँ। तक ना ऐसा सोचा नहीं था, दैट्स व्हाई आपकी बात लग रहा है कि अच्छा ब्रेन भी। करेक्ट। हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, हम बहुत, और करना भी चाहिए। हम वॉक, जॉगिंग, डाइटिंग, जिम बहुत ज़रूरी है, राइट? तो बट शरीर का पार्ट ही तो हो गया ब्रेन भी। नहीं, ये ओके, एक तरह से आप सही कह रहे हो, पर दूसरी तरह से देखिए, हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर मेंटल एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। यस। तो मेंटल एक्टिविटी कहाँ से होती है? ब्रेन से। तो तो ब्रेन को हम मेंटल एटीट्यूड और मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, मेंटल वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ ब्रेन से रिलेटेड। देखिए, ब्रेन के बिना हम अपनी पलक भी नहीं झपक सकते। ठीक है? आप ईईजी कीजिएगा। ईईजी जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है, ब्रेन के लिए ईईजी होता है। ठीक है? उसके अंदर हमारे अलग अलग सेंसर्स हैं ब्रेन में। उन सेंसर्स को जब कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ से कुछ स्पाइक्स निकल के आती हैं।
तो जब आप अगर आप जोर-जोर से पलकें भी झपकेंगे ना, तो स्पाइक्स हिलेंगी। तो इवन हमारी पलकों की जो झपकने की वो है, वो हमारी ब्रेन से है। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चलो, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अनफॉर्च्यूनेटली अगर किसी को पैरालिटिक अटैक हो जाता है, उसके हाथ और पाँव काम करने बंद कर जाते हैं इंसान के, तो उसकी प्रॉब्लम हाथ या पाँव में है? सॉरी, यस। और वो भी मज़े की बात बताता हूँ, अगर लेफ्ट साइड पे पैरालिटिक अटैक हुआ है, तो राइट ब्रेन में क्लॉट है। और अगर आपकी राइट बॉडी में पैरालिटिक अटैक हुआ है, तो आपके लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट है। हाँ, ये तो मैंने सुना हुआ है। ठीक है? सुना हुआ एक्चुअली मेरी मदर के हुआ है, तो डॉक्टर ने यही बताया था कि जब मतलब जिस साइड हुआ है उसका लेफ्ट साइड में करेक्ट। ऐसा है। तो जब हमारा लिम्स, हमारी हर चीज़ हमारे ब्रेन से चलती है, तो उस ब्रेन को पावर देने के लिए स्ट्रेस कहाँ आता है आपका? हाथ में, पाँव में, दिमाग में? तो क्या कर रहे हैं उसके लिए हम? कुछ नहीं। वेरी नाइस। क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है? आपसे अगर मैं पूछूं ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? कितने न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में? कभी सोचा ही नहीं। करेक्ट। आपको बता देता हूँ, हर बच्चा इस दुनिया में भगवान ने हर बच्चे को इक्वली 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ पैदा किया है। 100 बिलियन। हाँ, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अब ब्रेन को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब हमारा जो ब्रेन है, इसमें लेफ्ट और राइट साइड भी है, हेमिस्फीयर है। जैसे हमारी लेफ्ट आई है, राइट आई है, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर है। इनफैक्ट हमारा पूरा शरीर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से लेके पाँव तक लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है ब्रेन का, उसमें भी 4 लोब्स हैं। तो आप समझ लीजिए 4 खाने हैं। और राइट साइड में भी 4 लोब्स हैं। इनको फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब बोला जाता है। ठीक है? तो टोटल 8। तो ये समझ लो कि एग्जाम्पल देता हूँ, एक बेंगलो है, उसमें 8 कमरे हैं। ठीक है? अब आप उस एक बेंगलो में कौन कौन से एज अ गृहिणी आपको कौन कौन से कमरे इंपॉर्टेंट लगते हैं? वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर गृहिणी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किचन, जहाँ खाना बनना है। ठीक है? फिर है ड्राइंग रूम, जहाँ गेस्ट आते हैं उनके लिए। फिर है डाइनिंग रूम, जहाँ डाइनिंग टेबल रखा होता है खाना खाने के लिए। फिर बेडरूम्स, मास्टर बेडरूम, बच्चों का बेडरूम, गेस्ट का बेडरूम। ठीक है? वॉशरूम्स। ठीक है? जी। और इस तरह से कमरे हैं अलग अलग, आपके घर में भी 7-8 कमरे हैं। और हर कमरे का काम अलग है, असाइंड है। आप ड्राइंग रूम में खाना बनाएंगे क्या? किचन में बनेगा? नहीं, बेडरूम में बना लीजिए खाना। नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है ना। किचन में सो सकते हैं? नहीं, बेडरूम में सोएंगे, है ना। तो हर कमरे का एक टास्क और काम असाइंड है। इसी तरह से हमारे ब्रेन में जो कमरे हैं, लोब्स, उनका टास्क और काम असाइंड है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये इन ब्रेन के लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब जिस ब्रेन लोब में जितने ज़्यादा न्यूरॉन हैं और उसका जो भी टास्क असाइंड है, नेचुरली आप उसमें अच्छे होंगे। तो जैसे कुछ बच्चे नेचुरली अच्छे पेंटिंग में अच्छे हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ साइंस में अच्छे हैं। आपको थोड़ा सा यू आर एबल टू कनेक्ट। कुछ लैंग्वेज में अच्छे हैं, राइटर, पोएट, ऑथर। ठीक है? लेकिन सर ये जाना कैसे जाएगा? जैसे कि आपने कहा कि कुछ उसमें फुटबॉल में अच्छे हैं, कुछ पेंटिंग में अच्छे हैं। नेचुरली, आप है ना। क्यों नेचुरली नेचुरली अच्छे हैं? क्योंकि साइंटिफिकली न्यूरॉन्स उस एरिया में न्यूरॉन ज़्यादा है। तो जिस एरिया में न्यूरॉन ज़्यादा है, वहाँ बच्चा नेचुरली अच्छा होगा। पर ये कैसे पता चले कि नेचुरली कैसे और कहाँ अच्छा है? तो जो हमारा फ्रंटल लोब है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ये सामने वाला लोब। ठीक है? इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्री फ्रंटल एंड पोस्ट फ्रंटल। ठीक है? प्री एंड पोस्ट। ठीक है? तो टोटल कितने हो गए? सब बोले को मिला के वैसे हो 8 गए, है, 10 हो 5, गए। हाँ 10 हो गए। ठीक है? हमारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? 10 कनेक्शन। डॉक्टर हार्लिड क्यूमिन्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स, 1921 में उन्होंने फिंगर्स और ब्रेन की कोरिलेशन थ्योरी लिखी थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वीक 13 to 21 हमारे ब्रेन और फिंगर्स एक साथ डेवलप होते हैं। अब एक साथ डेवलप होने के पीछे कारण है।
अगर आप इन फिंगर्स को स्टडी करेंगे अच्छे से, और ये कॉर्टेक्स हैं हमारे जो नर्व एंडिंग्स हैं हमारे ब्रेन से जो कनेक्टेड हैं, वो फिंगर्स पे आके एंड होती हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब यहाँ क्यों चलता है? तो इट्स अ डीप साइंस, ठीक है। तो बहुत समझने की बात है वैसे। करेक्ट। तो आज लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे कौन से खाने में, कौन से लोब में कितने न्यूरॉन्स हैं और कितने इम्पैक्टफुल हैं, तो हम बचपन में ही जान लेंगे कि ये बच्चा क्या बनेगा। जैसे कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। एक नाम और लेता हूँ, लता मंगेशकर जी। कभी स्कूल ही नहीं गई, कभी स्कूल ही नहीं गई, कभी स्कूल ही नहीं गई जीवन में लता मंगेशकर जी। आप पढ़ लीजिए बायोग्राफी। पर उनके पेरेंट्स ने 5 साल की उम्र में उनका टैलेंट को पहचाना। 7 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, और जब तक वो जिंदा, क्या आज भी उनके मुकाबले की कोई सिंगर नहीं है, ठीक है। सेम फॉर सचिन तेंदुलकर, सेम फॉर विराट कोहली। आप इनकी ना बायोग्राफी पढ़ना, इनको बचपन में ही आइडेंटिफाई करके उन पे काम किया गया। तो बहुत सारे एडवांस कंट्रीज लाइक चाइना, फ्रांस, यूएस, रशिया ओलंपिक्स में इतने इतने मेडल क्यों ले जाते हैं? उसके पीछे ऐसे नहीं ले जाते हैं, उसके पीछे कारण है। वहाँ पर बचपन में ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बच्चा स्पोर्ट्स के लिए काइनेस्थेटिक है, इसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी होगी, उसको उस तरह से ट्रेन किया जाता है 10 से 15 साल। यहाँ तो सिफारिश में ओलंपिक्स के में बच्चे जाते हैं, ठीक है। वहाँ उनकी नेचुरल टैलेंट पे जाते हैं ट्रेन करने के बाद, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को किया गया, विराट कोहली को किया गया, लता मंगेशकर जी को किया गया। अगर यही चीज़ हिंदुस्तान के हर बच्चे के साथ किया जाए कि उसका नेचुरल पोटेंशियल टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट पता किया जाए और उस पर काम किया जाए, उसको उस फील्ड पे ट्रेन किया जाए, तो आपको क्या लगता है कितने बच्चों को और माँ बाप को स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस भी नहीं होगा सर, और लाइफ भी क्लियर हो जाएगी। आई थिंक कि आज हम सोच रहे हैं हमारा बच्चा सीए बनेगा, हमारा बच्चा सिंगर बनेगा, हमारा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा, सोच रहे हैं, हमें नहीं पता क्या बनेगा। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि आपने बताई, अगर हम, मुझे ऐसा लगता है एज अ पेरेंट, मुझे लगता है कि एनालाइज करवा लिया जाए और ये पता चल जाए कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, तो विदाउट एफर्टलेस हम उस बच्चे को वो बना सकेंगे। एक और बड़ा मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, ये आप नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये हार्वर्ड्स में ही पढ़ाते हैं, ठीक है, अभी भी पढ़ाते हैं। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इन्होंने अपने जीवन में 20 किताबें लिखी हैं साइकोलॉजी के ऊपर। अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ा है और डॉक्टर गार्डनर नहीं पढ़ा है, तो उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है। और डॉक्टर गार्डनर ने एक किताब जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, 27 लैंग्वेज में छपी है वो किताब। और वो जो फ्रेम्स ऑफ माइंड है वो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की ही बात करती है, और ये बताती है कि कौन सा इंटेलिजेंस से कौन सा करियर कनेक्टेड है, और जीवन में उस इंसान को किस करियर में जाना चाहिए। बच्चे को अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर काम करके आइडेंटिफाई कर लिया जाए, बहुत सारे मेथड्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, और भी डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप, ड्रामेटोग्राफिक्स एक तरीका है, अलग अलग तरीके हैं जो आज की डेट में टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनको उन टेस्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हिंदुस्तान की, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 1 पेज नंबर 6 पे ये कहता है, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड फॉस्टर द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। मैं दोबारा बोलता हूँ, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड फॉस्टर द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रिकॉग्नाइज करो और उस पर काम करो। इस दिशा में स्कूल को काम करना चाहिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 6 नंबर पेज पे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता है। तो ये जो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे पेरेंट्स मिस कर रहे हैं। इंस्टेड कि अपने सपने, अपने ड्रीम्स और पीयर प्रेशर, फ्रेंड प्रेशर में आके तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू ये बन, उसके बजाय पहचानो
कि वो बच्चा अगला सदी का महानायक हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकता है। वो बच्चा एक अच्छा कार रेसर हो सकता है। वो बच्चा एक अच्छा वर्ल्ड क्लास डॉक्टर नरेश त्रिहान हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, पर पहले आइडेंटिफ़ाई तो करें, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन पावर। आपने बोला कैसे बढ़ाई जाए, आपका एक क्वेश्चन ये था। तो अब हमने ब्रेन को काफ़ी समझ लिया है और जिस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ब्रेन देता है, एक मेडिकल फैक्ट ये भी है कि आपका ब्रेन 23 वॉट का बराबर की बिजली का उत्पादन कर सकता है, कि 23 वॉट का बल्ब जल जाए उससे। इसलिए कई बार आइडियाज़ या ब्रेन को एक बल्ब, जलते हुए बल्ब से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं ब्रेन के लिए। बॉडी के लिए तो आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ की होंगी बहुत सारी, है ना? बहुत एक्सरसाइज़ेज़ हैं। कभी ब्रेन एक्सरसाइज़ की आपने? नहीं की। और मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग ब्रेन एक्सरसाइज़ करवाना चाहूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन और हमारा कोरिलेशन है, जैसे मैंने पहले बताया। तो एक हाथ को घुमा दीजिए, किसी भी एक हाथ की मुट्ठी बाहर की तरफ कर दीजिए, एक कैमरे की तरफ, एक आपकी तरफ, ठीक है? तो जिस हाथ की पोजीशन कैमरे की तरफ है, उसका अंगूठा खोल लीजिए और जो आपकी तरफ उसकी उँगली खोल लीजिए, छोटी वाली। थोड़ा आपस में पास ले आइए, ओके, ठीक है? अभी क्या करेंगे, हम अपने ब्रेन को, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो अंगूठा बाहर निकाला आपने, वो आपका राइट ब्रेन का इंस्ट्रक्शन है, और जो आपने छोटी उँगली खोली है अपने राइट हैंड की, वो आपके लेफ्ट ब्रेन का इंस्ट्रक्शन है। अभी दोनों ब्रेन इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे। ये उँगली बंद होके अंगूठा खुलेगा बाहर की तरफ, और ये अंगूठा जो बाहर की तरफ है वो बंद होके अंदर की तरफ उँगली खुलेगी ऐसे। हाथ भी घुमाने हैं और उँगली और अंगूठा भी इंटरचेंज करना है। चलिए जी, कीजिए, कीजिए। बहुत सिंपल, ये तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि उँगली खोलनी है, अंगूठा बंद करना है, अंगूठा बंद करना है, उँगली खोलनी है। चलिए कीजिए। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी कर रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा होगा करने में। कर पा रहे हैं सब? क्या हुआ? ब्रेन कन्फ्यूज़ हो गया? क्या हुआ? ब्रेन कन्फ्यूज़ हो रहा है? कन्फ्यूज़न है ना? ओके, वेरी गुड। तो आपको लग रहा होगा गुरनंदन जी ने तो ये फ्लूक मार दिया, तुक्का मार दिया। बड़ा टफ सा लग रहा है सर। चलो, एक और करते हैं इंटरेस्टिंग वाला, ठीक है? तो आपको विक्ट्री साइन बनाना आता है? तो विक्ट्री बाहर की तरफ, दुनिया को विक्ट्री दिखाएँगे, ठीक है? और ये पॉइंटर अपने अंदर की तरफ, इस हाथ से पॉइंटर। अगेन दोनों ब्रेन इंटरचेंज करेंगे इंस्ट्रक्शन। विक्ट्री जो है वो पॉइंटर बनेगा, और जो पॉइंटर है उसको विक्ट्री बनाना है बाहर की तरफ, विक्ट्री बाहर की तरफ। हाँ, ये देखिए दोनों, एक एक उँगली आपकी दोनों खुली हैं। हाँ, हाँ, अब ऐसे कीजिए। वो देखिए दोनों आ गई, वो दोनों खुली हैं। अरे बाबू रे, बच्चों को सिखाने से पहले तो खुद ही सीखना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये देखिए, ये ब्रेन की तो ये सर धीरे-धीरे भी कर सकते हैं? हाँ, जैसे आप बिल्कुल तो बहुत धीरे-धीरे। जल्दी-जल्दी हाँ, कर रहे मेरे हैं। को, मैं धीरे-धीरे भी करके दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल, धीरे-धीरे स्टार्टिंग में तो धीरे-धीरे ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वो विक्ट्री नहीं बनाया, वेरी गुड, ठीक है? अब ये विक्ट्री बनेगा, वो ट्रिगर बनेगा, वेरी गुड। वो विक्ट्री, ओके। तो इससे क्या होगा? क्यों करना चाहिए ये? इससे हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, क्या हो रहा है? हम, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? न्यूरॉन्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अभी तो आप दे रहे थे सर। ठीक है। पर मेरे को भी ब्रेन को इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रहा है? न्यूरॉन से आ रहा है। तो जब आपके डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दोनों ब्रेन एक साथ दे रहे हैं, एक साथ, तो क्या कर रहे हैं? दोनों ब्रेन के न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? न्यूरॉन्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। जो भी आपका एक्स लेवल अब कंसंट्रेशन आज आज की तो डेट मैं में, रात को यही करती रहूँगी सर। बिल्कुल, इसको आप महारत हासिल कीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके ब्रेन की जो वर्किंग है, वो बेटर और फास्ट होगी, तो कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम की तरह है। अब आपको बोल दिया जाए मेडिटेशन, सीधे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, कहीं कुछ और नहीं सोचोगे, ध्यान यहाँ लगाओगे, हो सकता है, पॉसिबल आराम है, से ठीक है? मैं कर सकती हूँ, हाँ, क्योंकि मैं करती हूँ, तो हाँ, इसलिए मैं पर कर सकती हूँ। कितने बच्चे कर पाएँगे? बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। डिस्ट्रैक्शन है, हाँ। थोड़ी-सी भी कोई आवाज़ आ गई। पर ये क्या है? ये तो मस्ती है। ये एक ब्रेन लेवल, और ये गेम की तरह है। तो हम इसको बहुत फन वे, प्ले वे मेथड में बनाते हैं, सो दैट बच्चों को मज़ा भी आए, वो करें भी और ब्रेन की वर्किंग भी बेटर हो, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली एनहांस योर कंसंट्रेशन पावर। तो सर जैसे कि आपने बोला 2 ब्रेन होते हैं, 10
इसमें पार्ट्स बने हुए होते हैं। तो क्या है ये 2 ब्रेन क्या है? ये जो 10 ब्रेन पार्ट एक है ही ये है, क्या-क्या ब्रेन काम एक करते हैं? ब्रेन एक ही है, ठीक है? बट उसके 2 हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम है नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस। कोई भी चीज़ जिसको आप नंबर से, रीजनिंग से, कैलकुलेशन से, लॉजिक लगाते हो, एनालिसिस करते हो, वो सब जो है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का फंक्शनैलिटी है, लेफ्ट साइड का। और जो क्रिएटिविटी है, आर्ट है, इमेजिनेशन है, इमोशन है, इंट्यूशन है, म्यूजिक है, लव है, ये सब राइट हेमिस्फीयर का है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस, ये सब लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का काम है। और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का काम है क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, इंट्यूशन, म्यूजिक, लव। अगर आप कई बार कोई ब्रेन के डायग्राम्स भी देखो ना, बड़े इंटरेस्टिंग से इंटरनेट पे होते हैं, तो लेफ्ट साइड ब्लैक एंड व्हाइट होगा, राइट साइड कलर्ड होगा। हाँ, आपने मेरा कभी राइट ध्यान साइड दिया? मुझे ऑलरेडी कलर्ड ही लग ठीक रहा है। है। तो क्यों वो ऐसा क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये पिक्चर्स, कलर्स, ये सब इधर है, इधर नंबर्स हैं। नंबर्स याद करना आसान है या पिक्चर याद करना आसान है? राइट ब्रेन। अभी मेमोरी पे हम बात करेंगे बाद में, पर मेरा कहने का ये मकसद है, और ये थ्योरी हम मेरी नहीं है। इस थ्योरी को देने के लिए डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनको ज़्यादा पहले नहीं, 1981 में ही नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कौन सा प्राइज़? नोबेल प्राइज़, विच इज़ द वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेवल का अगर कोई प्राइज़ है किसी भी कंट्रीब्यूशन में रिसर्च के ऊपर, तो वह नोबेल प्राइज़। और डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को स्प्लिट ब्रेन थ्योरी, इसको बोलते हैं स्प्लिट ब्रेन थ्योरी के लिए डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को 1981 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। पर आपको मालूम था क्या ऐसा होता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है, राइट क्या करता है? नहीं मालूम था। इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है, हमें अवेयरनेस नहीं है। तो सारी प्रॉब्लम घूम फिर के आती है अवेयरनेस के ऊपर। तो जितना हम अपने आप को अवेयर करेंगे, उतना हम इसके बारे में सोचेंगे, इस पे काम करेंगे, उतना ही हमारा जीवन बढ़िया और सफल होगा। इसके लिए सर आप क्या करवा रहे हैं? ओके, जैसे मैंने बताया कि हम कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस कराते हैं। अब जब हम मेमोरी की बात कर रहे थे, तो मेमोरी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा शिवानी जी, आपको क्या लगता है आपकी मेमोरी कैसी है? ठीक-ठीक है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है? 70-80% ठीक-ठाक ही है। मतलब अच्छी वाली कैटेगरी में है ना? 70-80 तो अच्छे मार्क्स होते हैं, तो अच्छी कैटेगरी में है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे एवरेज है, बोलेंगे नहीं, नहीं तो बुरी है, ठीक है? लेट मी गिव यू गुड न्यूज़, देयर इज़ नो गुड, बैड, एवरेज मेमोरी। इट इज़ अ ट्रेन्ड मेमोरी और अनट्रेन्ड मेमोरी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने कभी अपनी मेमोरी को ट्रेन करवाया? नहीं। तो आप लोगों को हमें तो मालूम ही नहीं है क्या होता है, ट्रेन कैसे होती है। ओके, तो इसको अच्छे से ईज़िली समझने के लिए लेमैन लैंग्वेज में अगेन मैं आपको बोलता हूँ, हमारी जो मेमोरी है उसके 3 पिलर्स होते हैं। आरआरआर, मूवी आरआरआर नहीं, वो भी फेमस थी, ठीक है? आरआरआर यानी रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिट्रीवल। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम ब्रेन में डालते हैं, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए पहले ब्रेन में डालना पड़ेगा ना, इनपुट देना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन जो है, पंजीकरण है, वो हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं। आप सोचिएगा ज़रा, कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डालने के लिए या तो आप देखोगे, या सुनोगे, या टच करोगे, या स्मेल करोगे, या टेस्ट करोगे, येस और नो? ठीक है? आइदर ऑफ द 5 सेंसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सेंसेस आप उस अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में डालोगे। सेकंड है रिटेंशन यानी अवधारण। अपने आप ही बना लिया, ये परसेप्शन कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो वो एक जाएगा। अलग चीज़ है। रिटेंशन यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली, उसको रोकना कैसे है ब्रेन में? रुकती नहीं है। रिटेंशन, अवधारण, रिटेन करना, वो जो एक प्रोसेस है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन का है, ठीक है? जैसे मैंने आपको कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, कई बार कुछ जोक याद रहते, कुछ नहीं रहते। क्यों नहीं याद रहते? क्योंकि रिटेन नहीं हुए, सुने तो थे, ऑडिटरी सेंस यूज़ ऐसा की थी, लगता है हाँ, ये सुना हुआ है। है ना? पर वो याद नहीं था, याद नहीं होता। ठीक है? तो वो रिटेंशन जो है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होता है। कॉन्शियस माइंड का रिटेंशन जो कि रट्टा मार के होता है, वो मात्र शॉर्ट थोड़ी देर के लिए होता है। सबकॉन्शियस माइंड का परमानेंट होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 90% है, कॉन्शियस माइंड केवल 10% है। और एक किताब लिख दी गई जोसेफ मर्फी द्वारा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ही पावरफुल बुक है, ठीक है? वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर बताता है। पर सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि कोई स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, टीचर ये नहीं सिखाता कि सबकॉन्शियस माइंड यूज़ कैसे करना है। जब हमें सिखाया नहीं गया तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? थर्ड है रिट्रीवल, याद आना। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का कलर्ड का पिक्चर की बात बताई थी।
तो हमारा जो राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का है वो याद आने में बहुत बड़ा फंक्शन करता है। 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, बिल्कुल आप उससे कनेक्ट कर पाएँगे। 4 दिन पहले आपने मैंने क्या खाया, क्या पहना याद नहीं, ठीक है? 4 दिन पहले क्या खाया, क्या पहना, अगर आप पीछे जाएँगे आप कन्फ्यूज़ होंगे, नहीं ये पहना था, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, शायद ये खाया था। पर 4 महीने पहले आपका जन्मदिन था, आपने अवतार लिया था उस दिन धरती पे। तो 4 महीने पहले कहाँ गए, किसके साथ सेलिब्रेट किया, क्या खाया, क्या पहना, सब याद होगा। कैसे याद है? क्योंकि वो दिन इमोशनल डे था आपकी लाइफ में। इमोशंस, राइट ब्रेन। आपका फ़ेवरेट सॉन्ग का म्यूज़िक बजते ही, इंट्रोडक्टरी म्यूज़िक बजते ही आपको लिरिक्स याद आ जाते हैं। कैसे याद आ जाते हैं? क्योंकि वो म्यूजिक इज कनेक्टेड टू योर राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो जब हमने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च किया, जिसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है, तो और ये देखा कि रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिट्रीवल, इन तीनों को अगर सिंक्रोनाइज कर दिया जाए आपस में, तो हम एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड मेमोरी दे सकते हैं। अब ट्रेंड मेमोरी के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो हम किसी और दिन उसको डिटेल में बात करेंगे। तो उसके अंदर जैसे लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, माइंड मैपिंग, निमोनिक्स, उसके अलावा आपका ये चंकिंग, ठीक है, डूडलिंग, बहुत सारे मेथड्स हैं। 8 से 9 अलग-अलग मेथड हैं जो अलग-अलग चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर समय है तो 2 मिनट में एक छोटा-सा डेमो आपके व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि ब्रेन में मेमोरी का क्या रोल है और कैसे मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है। अगर शिवानी जी मैं आपको कोई भी, वैसे तो मैं 20, 30, 50 जितने मर्जी आइटम दे दूँ, पर टाइम डज़न्ट परमिट टुडे। अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी 10 आइटम आपको मैं दूँ याद करने के लिए, ठीक है, और वो इसी कमरे में से दूँ 10 आइटम, ठीक है, या कमरे से बाहर से भी दे सकता हूँ, तो कैसे याद करोगे और कितना टाइम लगाओगे? पता नहीं याद भी होंगे नहीं होंगे। ओके, बहुत सारे लोग बोलेंगे याद हो जाएँगे, हम लेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, वेरी गुड। पर कैसे याद करेंगे? जब मैं आपको बोलूँगा वो आइटम आप लिखोगे कहीं पर और उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़ोगे और तो याद आप हो उसको जाएंगे। याद हो जाएँगे, ठीक है? और अगर वही मैं आप 2 घंटे बाद पूछूँगा तो शायद उस 10 में से 6-7 ही याद रहेंगे। कल पूछूँगा तो 4 ही याद रह पाएँगे, ठीक है? दूसरी बात, अगर मैं उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ऐड कर दूँ कि मैं सीक्वेंस में नहीं पूछूँगा 1 टू 10, मैं आपसे पूछूँगा, क्योंकि उसमें तो आप रट्टा मारोगे टिंग 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 टिंग, ठीक है। वो तो याद, क्वेश्चन अगर याद मैं करने आपसे वाली बात पूछूंगा है। 5 पे क्या था, 3 पे क्या था, 2 पे क्या था, 9 पे क्या था, रैंडमली उल्टा सीधा करके ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। एक डिफिकल्टी लेवल और ऐड करता हूँ, मैं आपसे ऑब्जेक्ट पूछूंगा, आपको सीरियल नंबर बताना है उल्टा, आप बोलोगे ऐसा तो कभी याद ही नहीं किया, ठीक है। तो टू कट इट शॉर्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेपर पेन ले लीजिए और आपको कोई भी 10 आइटम आप लिख दीजिए। आपने 10 ये सीरियल नंबर लिख लिए। अब रैंडमली आप अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकते हैं कैमरा में, ये कॉपी खाली है, ठीक है, और 10 सीरियल नंबर लिख दिए हैं और रैंडमली आप जो भी आपके मन में ऑब्जेक्ट आए, वो आप बोलते रहिए और साथ-साथ लिखते रहिए और मैं ये कॉपी देखूँगा भी नहीं। ना मैं नोट कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ यहाँ हैं और मैं इसको देखूँगा भी नहीं, सिर्फ़ सुनूँगा, सिर्फ़ अपनी ऑडिटरी सेंस यूज़ करूँगा और मात्र 4 से 5 सेकंड लूँगा उसको अपने ब्रेन में प्रोसेस करने के लिए, सिर्फ सुन के, ना देखूँगा ना लिखूँगा। और जब ये 10 आइटम पूरे हो जाएँगे, शिवानी जी मेरे से कहीं से कुछ भी कैसे भी पूछ सकती हैं, ठीक है? ओके, रेडी शिवानी जी? जी। चलिए, नंबर 1, स्पीकर। सो 1 पे स्पीकर है। ओके, नंबर 2, वॉच। 3, ट्री। 4, ब्लू पैनल। ब्लू पैनल, ओके 4, ठीक है जी। 5, टीवी। ठीक है जी। 6, ब्लू शर्ट। फेवरेट कलर लग रहा है आपका ब्लू है, ओके, ब्लू शर्ट, ठीक है जी। 7, ब्लैक सूट। ओके, 7 is black suit, ओके, ओके। 8, वाटर बॉटल। 9, ब्रेसलेट। 10, ब्राउन बूट्स। ब्राउन, मेरे लिए डिफिकल्ट बनाने के लिए इन्होंने कलर्स भी बीच में ऐड कर दिए, वेरी नाइस। 10 इज ब्राउन बूट्स, डन। आप पूछे कुछ भी कहीं से भी। नंबर 8, बॉटल,
वाटर Oh. बॉटल, Number 7. ब्लैक सूट, Number 5. टीवी, Number 2. वॉच, Number 10. ब्राउन शूज, Number 9. ब्रेसलेट, Number 3. ट्री, Number 1. ओके, स्पीकर, Number 4. ब्लू पैनल। Completed now. सारे एक्यूरेट हैं आपके। तो मैं उल्टा बता दूं 10 to 1। आप चेक कर सकते हैं, मैं 10 to 1 वीडियो उल्टा को बता बार दूंगा। बार सुन सकते हैं ताकि आप ये चेक भी कर सकें। तो मतलब एक भी विद कलर्स, मतलब डबल डबल वर्ड्स है एक तरीके से देखा जाए तो, फिर भी सर को सारे वर्ड्स याद हैं। 10 was brown shoes, 9 was bracelet, 8 was water bottle, 7 was black suit, 6 was blue shirt, 5 was TV, 4 was blue panel, 3 was tree, 2 was watch and 1 was speaker. वाओ, वेरी नाइस सर। ये आप में से 3 महीने बाद भी पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। 3 महीने बाद कहाँ याद रहता है सर? आप 3 साल बाद पूछेगा, बिकॉज आई हैव स्टोर्ड दिस इन माई सबकॉन्शियस माइंड। तो वो कैसे किया आपने? ये टेक्निक है, ठीक है। सो दिस एंड तो दिस इज ये द मोस्ट टेक्निक सिंपल हमें टेक्निक। खुद सीखनी है और हमारे बच्चों को सिखानी है, तो हमें क्या करना है? So, as an organization, we do that. So, we do online programs also and offline also. So, we are based out of Noida and Delhi. Otherwise, 23 countries से हमारे पास participants हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम ये सिखा चुके हैं कैसे ब्रेन एक्सरसाइजेस करके अपने न्यूरॉन्स की वर्किंग बेटर करनी है। उससे आपकी लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, मेमोरी और कंसंट्रेशन, ये सब प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। वी डू दैट। सर जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन एक्सरसाइजेस करके या जो और भी सिस्टम्स जो हैं, तो अप्रॉक्स किसी को सीखने में कितना टाइम लग जाता है ये सब? डिपेंड करता है वैसे, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक, अगेन बिकॉज आर ऑल प्रोग्राम्स, वन इज अश्योर्ड रिजल्ट्स 100% गारंटीड है प्रोग्राम से। दूसरा क्योंकि साइंटिफिक बैकिंग है, साइंटिफिक बैकिंग है तो प्रूवन है तो रिजल्ट आएंगे ही। तो साइंस ये कहती है कोई भी नई चीज़ हम अपने जीवन में सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक नया न्यूरोपाथ क्रिएट होता है। वो न्यूरोपाथ परमानेंट और इरिवर्सिबल होने के लिए 45 दिन की प्रैक्टिस शुरू है। तो हमारे सारे प्रोग्राम्स मिनिमम 45 डेज चलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 7 वीक्स चलती हैं, राइट। और जो हमारा मेमोरी प्रोग्राम है, डिपेंडिंग अपॉन, इसके 3 लेवल्स हैं, बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल प्रो। आप कौन सा लेवल ले रहे हो, आपकी एज क्या है, वो एज स्पेसिफिक है। तो वो लगभग एनीथिंग बिटवीन 1 मंथ टू 2.5 मंथ्स तक चलते हैं। सब चीजों का ठीक है, अलग अलग प्रोसेस या और अलग अलग प्रोसेस, टाइम है, आप कह रहे करेक्ट। हो, ठीक है। तो इस तरह से वी डू दैट। वी डू फ्री काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स। अगर किसी पेरेंट को कोई भी किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए तो 20 मिनट्स की हम फ्री काउंसलिंग करते हैं। तो आप सर ने एक मेरे व्यूअर्स के लिए तो स्पेशली सर ने ये बता दिया है कि अगर आप पेरेंट्स हैं और काउंसलिंग चाहते हैं तो आप जरूर पिन कीजिए पॉडकास्ट के इवन वर्किंग कमेंट में। प्रोफेशनल्स, सॉरी, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स और रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग। तो आप किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहते हैं, और देखिए 20 मिनट्स की काउंसलिंग के अप्रॉक्स जो प्राइसेस होते हैं ना, वो आपका 25-30,000 अप्रॉक्स होता है। और यहाँ सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो काउंसलिंग दे रहे हैं और आपकी लाइफ को अच्छा बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट में ज़रूर डालें, काउंसलिंग अगर करना चाहते हैं डालिए, आपको सर का नंबर दिया जाएगा जिस पे आप बात करके अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। So these are the programs which can help the humanity. Rather हमारा जो टैगलाइन है वो यही है, enrich lives, happy humanity। और एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, either you master your brain or your brain will master you, राइट। तो अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं और आप उसको मास्टर कर लेते हैं तो ब्रेन आपके अकॉर्डिंगली चलेगा, नहीं तो आपको अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। सर बहुत अच्छा लगा जो आपने बताई चीज़ें, मतलब वो शायद बिना किसी के काउंसलिंग के मुझे नहीं लगता कि समझ में आएगी किसी को। ज़रूर आपकी काउंसलिंग लेनी चाहिए। मैंने तो ली ही है सर की, मेरे बच्चों ने तो सर के साथ बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है, लेकिन ये है कि हर किसी को करना चाहिए।
हर किसी को समझना चाहिए। अब एक छोटी एज से ही अगर हम बच्चों को समझ के उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं या वो जो करना चाहते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर है, हमारे लिए भी, उनके लिए भी। करेक्ट, डेफिनेटली। थैंक यू नमस्कार शिवानी सर, जी, थैंक्स बहुत फॉर अच्छा कॉलिंग, लगा सर। थैंक यू सो मच।